अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। PSL 8 एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और क्या अमेजिंग मैच हुआ है गुज़श्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ग्रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई और आज़म खान की आज हम ज़ाहिर प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि आज हर जगह उन्हीं की बात हो रही है कि कैसी उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली है अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिनका अब लग रहा है कि सफ़र शायद इस टूर्नामेंट में अख्ताम को पहुँच गया है। कल भी एक और शिकस्त का सामना सरफराज 11 को करना पड़ा है। उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, इस पर बात करेंगे। आज रेस्ट डे, आज PSL में कोई मैच नहीं है, कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, उन पर भी हम बात करेंगे, नजर डालेंगे। और दीगर जो खेलों की इंपॉर्टेंट खबरें उभरती हुई आ रही, खासतौर पर आज बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत जो कि निगरान हुकूमत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो तय पाने का इम्कान है। और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मैचेस लाहौर और रावलपिंडी में होने हैं वो वहीं मुनक़िद किए जाएंगे, क्योंकि कल गवर्निंग काउंसिल इजलास के बाद ये बात आ रही थी, ज़राए से खबरें आ रही थी कि शायद इम्कान है कि अगर आज तक पंजाब हुकूमत के मामला तय नहीं होते तो तमाम मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम मुंतकिल किए जा सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि आज क्या इंपॉर्टेंट फैसले हो सकते हैं। हमारे खास साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहीद खान साहब। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वहीद भाई, खैरियत से? अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। अच्छा वहीद भाई से हम ज़ाहिर कल के मैच की बात करेंगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन क्या बन गई है कल के मैच के बाद, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स वो तो टॉप पोजीशन पे विराजमान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसके बाद उनका जो नेट रन रेट है वो भी +1 में आ गया है। 4 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले हैं, 3 में जीत है, 1 में वो हारे हैं। लाहौर कलंदर्स तीसरे पोजीशन पर हैं, 3 मैचेस खेले हैं, दे हैव वॉन 2 लॉस्ट 1। पेशावर ज़ल्मी दे हैव प्लेड 4 वॉन 2 लॉस्ट 2। कराची किंग्स जो कि ऑफ कोर्स 5th पोजीशन पे मौजूद हैं, दे हैव प्लेड 5 मैचेस, लॉस्ट 4 आफ्टर देम एंड ओनली वन विच वाज अगेंस्ट ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैचेस खेले हैं, वो भी 4 हारे हैं और 1 मैच सिर्फ उनके नाम रहा है। तो वहीद भाई पॉइंट्स टेबल पे चले हम चल के बात करते हैं जैसे जैसे डेवलप होगा, लेकिन कल के मैच में क्या हुआ है वहीद भाई? इतनी धुआंधार इनिंग आजम खान की जितनी तारीफ की जाए ऐसा लग रहा है कम है। नहीं, बहुत अच्छी इनिंग्स खेला आजम खान, लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला। 230 की स्ट्राइक रेट जो होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन हम जो है ना, हम लोगों में एक आदत है, एक इनिंग्स पे हम जो है पूरा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तो इनिंग्स बहुत अच्छी हो खेला, तारीफ भी करनी चाहिए उसकी, लेकिन दिस इज अ लॉन्ग टूर्नामेंट और एक इनिंग से जो है वो मतलब आप ब्रिलियंस नजर आती है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी बहुत टूर्नामेंट पड़ा हुआ है। तो आजम ने डेफिनेटली 100 जो है मैच जिताया, लेकिन साथ में आसिफ अली ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की उसके साथ। और कल कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल ही जो है वो मतलब कि जो आखिरी 10 ओवर्स में, आखिरी 5 ओवर्स में बिल्कुल ही वो मतलब बिखर गए थे। और देखें, अभी आपने कहा कि कोयटा तकरीबन आउट ही हो चुकी है टूर्नामेंट से, अभी आउट नहीं हुए कोयटा कराची, दोनों 5 में से जो है एक मैच सिर्फ जीते हैं, 4-4 हारे हैं, लेकिन दे स्टिल हैव अ चांस, क्योंकि अभी सेकंड स्टेज है जिसमें 5 मैचेस और खेले जाते हैं लीग मतलब ग्रुप स्टेज में। तो अभी दोनों का चांस तो है, लेकिन अगर कोयटा ने कमबैक करना है इस टूर्नामेंट में तो भाई जिस किस्म की कल उन्होंने बॉलिंग की है उस तरह से तो नहीं हो सकता। कल मतलब आजम खान की ब्रिलियंस अपनी जगह, लेकिन कल जिस तरह से हसनैन ने बॉलिंग की, मतलब शॉकिंग था मेरे लिए कि वो ही पुरानी मतलब प्रॉब्लम उसके साथ कि इनकंसिस्टेंसी। पहले 2 ओवर बहुत अच्छे कराए, 2 विकेटें भी ली, उसके आखिरी 2 ओवर में 41 रन पड़ गया हसनैन को, आखिरी मतलब 2 ओवर्स में जो उसने कराया लास्ट 5 ओवर्स में। तो मतलब 41 रन अगर आपका मेन बॉलर देगा तो भाई फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार? मतलब आप 93 रन दे रहे हैं आखिरी 5 ओवर्स में, कोयटा ने 93 रन कंसीड किए आखिरी 5 ओवर्स में। लेकिन वहीद भाई, तो उमर मतलब गुल जो बॉलिंग कोच हैं ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे, जो उन्होंने जब बात की तो वो तो कह रहे थे कि मैंने तमाम बॉलर्स को ABC तीनों प्लान्स दिए थे, लेकिन वो तीनों में नाकाम हुए। ऐसी कारकर्दगी पे वो कहते हैं मैं खुद भी मायूस हूं कि यार ऐसी कारकर्दगी आपने दिखाई है। तो क्या ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कोच तो प्लान्स दे देता है, लेकिन फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन तो फिर जो आपका कैप्टन है वही करता है? तो कहीं कप्तानी की नाकामी नहीं है ये कि बॉलर्स कोई भी कहां से कप्तान क्या करेगा? तला कप्तान थोड़ी बॉलिंग कर रहा है यार। कप्तान बोल ही सकता है बॉलर को कि भाई आप मतलब जो प्लान आपको दिया गया आप उस पर बॉलिंग करो। जब बॉलर तैयार ही नहीं है प्लान पे बॉलिंग करने के लिए तो कप्तान क्या कर सकता है? पीछे खड़ो कुछ नहीं कर सकता। इट्स अप टू द बॉलर। हसनैन कोई आज का बच्चा है? हसनैन पिछले 4-5 साल से टीम के साथ घूम रहा है यार, 4-5 साल से ज्यादा हो गए हैं।
मतलब कब ये बंदा इंप्रूव करेगा? ये इस तरह से फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, कभी एक मैच में अच्छा कर लिया, कभी एक मैच में अच्छा कर लिया, उसके बाद फिर एकदम से जो है मतलब वो एक कंसिस्टेंसी का लेवल ही नहीं आके जा रहा उसकी बॉलिंग में। हम कहते हैं जी हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, हमारे बड़े रिसोर्सेज है। क्या रिसोर्सेज है आपके बॉलिंग के यार? आप देखें, सिवाय एहसान उल्लाह के जो इस मतलब लीग में हमें नजर आया है, एक अच्छी फाइंड हमें नजर आई है, उसके अलावा वही बॉलर है सारे, वही इलियास, वही मूसा खान, वही अरशद इकबाल, वही हसनैन, ये सारे वही बॉलर्स हैं यार जो पिछले कई सालों से खेल रहे हैं। और कहीं आपको इनमें इंप्रूवमेंट नजर आती है? कहीं इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती। रुमान रईस हो गया, मीर हमजा हो गया, ये सारे बॉलर मतलब ओके बॉलर्स हैं सारे, लेकिन कोई ऐसा बॉलर आपको नहीं नजर आता फास्ट बॉलर जो आप कहें कि नहीं यार इसको तो बस ये तो आप सीधे सीधे पाकिस्तान टीम में किया। कल वो एक अहमद खान को खिलाया, बच्चे को खिलाया इन्होंने, जो कि पाकिस्तान जूनियर लीग की गालिबन दरियाफ्त थी। वो जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आजम खान और आसिफ अली इस फॉर्म में है, तो क्या एक्सपेक्ट करता है उस बच्चे से? उसने 16 साल के हैं, उनका डेब्यू करवाया गया, 20 रन दे दिए, उसने भी बेचारे ने बहुत रन दे दिए। तो आई थिंक हमारी बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है हमारी पेस बॉलिंग रिसोर्स बड़ी लिमिटेड है। हम जो बातें करते हैं बड़ी अच्छी पेस अटैक सिर्फ T20 क्रिकेट की हद तक है, वो भी इसलिए क्योंकि शाहीन है, नसीम है और हारिस है, ठीक है। इन तीनों को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो आप कहते हैं यार हमारी पेस बॉलिंग अच्छी T20 में, लेकिन अदरवाइज वी आर लैकिंग इन मतलब पेस बॉलिंग रिसोर्सेज। हमारे बड़े नॉर्मल टाइप के बॉलर्स है, कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर यानी हम एक्सपोज तो हो रहे हैं ना, हम एक्सपोज तो हो रहे हैं। जैसे अभी आपने देख लिया वर्ल्ड कप में जब आपके दो मेन बॉलर्स इंजर्ड हो रहे थे, नसीम शाह भी लिंपिंग करते हुए बॉलिंग कर रहे थे, तो उसके बाद कोई बैकअप था नहीं ना। एक्सपोज तो पाकिस्तान टीम भी हो रही है फिर। बिल्कुल, देखे बात वही है कि कल जैसे जो हसन ने बॉलिंग की, जो आजम ने उसको जो उसका आखिरी 2 ओवर थे जिसमें उसको छक्के पड़े ठीक ठाक, आजम ने उसको मतलब 3 छक्के 4 गेंदों पे लगा दिए। आप देखा तो सही कहाँ वो गेंद फेंक रहा था। मतलब आप आजम खान बैटिंग कर रहा है, वो मतलब फॉर्म में है, आप उसको ऐसे ऑफ स्टंप वाइड शॉट पिच कर रहे हो, वो छोड़ेगा आपको? बख्शेगा आपको? कभी नहीं बख्शेगा। आई थिंक सीरियसली देखें, ये बॉलिंग कोचेज वगैरह ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हमें सीरियसली इस चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमारे पास स्पिन में और पेस में दोनों में हमारे वो हमें बैकअप टैलेंट नजर नहीं आ रहा जो कि नजर आना चाहिए। और हम शाहीन पे ओवर डिपेंड करते हैं। वो बेचारा, आप देख लेना, शाहीन जब इंजर्ड हुआ 2-3 महीने के लिए बाहर हुआ है तो फर्क पड़ा ना आपकी बॉलिंग पे। तो आप सिर्फ शाहीन पे थोड़ी डिपेंड कर सकते हैं। एक वक्त था 90s में बिल्कुल पाकिस्तान का एक मतलब एक बहुत होती थी फॉर फास्ट बॉलर्स की, अगर वसीम वकार नहीं थे, नहीं खेलते थे किसी वजह से, तो आपका मतलब आकिब जावेद था, आमिर नजीर था, अताउर रहमान था, शाहिद नजीर था, अतल लईक था, मोहम्मद अकरम था। मतलब एक लाइन थी बॉलर्स की जो कि बड़े केपेबल बॉलर्स थे और खेल सकते थे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन अब हमें वो सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तो आई थिंक क्वेटा रियली नीड्स टू, फिर उनके दोनों ओपनर्स भी नहीं चल के दे रहे ना क्वेटा के, मतलब ना गुप्टिल एक सेंचुरी के अलावा गुप्टिल भी नहीं चला है। जेसन रॉय पिछले मैच में उसने 48 किया, फिर वो बैठ गया। तो बात हुई है कि क्वेटा के इस जस्ट आई मीन उनके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। और आई थिंक दे नीड टू नाउ सिट डाउन, हाफ वे टूर्नामेंट है, देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो ही देखें, ये एक ही मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं काफी अरसे से। मैं तो साफ सीधी बात करूंगा भाई, बात ये है कि कभी कभार आपको जो है ना फ्रेश अप्रोच की जरूरत पड़ती है। आई थिंक नेक्स्ट सीजन से इनको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो टीम है इनकी, ये जो मैनेजमेंट लेवल की टीम है इनकी, थिंक टैंक है, क्या वो अब डिलीवर कर पा रही है नहीं कर पा रही है? आई डोंट थिंक सो दे आर एबल टू डिलीवर, वेदर इट इज एनीवन, जो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है, थिंक टैंक का हिस्सा है। मसले है यार, इनके साथ बहुत मसले हैं भाई। कल 200 आपने इतने रन करा दिए आखिरी 5 ओवर में, ऐसे थोड़ी होता है भाई। और आपकी दुरुस्त फरमा रहे हैं, मार्टिन गप्टिल ने 117 रन की इनिंग खेली, जेसन रॉय ने 48 खेली, उसके बाद वो ओवरसीज प्लेयर्स भी उनके इन्फॉर्म नहीं है। एक ब्रेक का काफी जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पर आजम खान की, जैसे कि वहीद भाई भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो काम है कल, उस पर भी मजीद बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कल के मैच की, आजम खान की इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो परफॉर्मेंस थी, 97 ऑड रन उन्होंने स्कोर किए जस्ट 42 बॉल्स पर। इस पर हम बात करें, वहीद खान साहब मौजूद है। वहीद भाई, प्रोडक्ट तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की थी आजम खान, तो क्या वजूहत थी कि उनको वहाँ से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए? कोई ज़ाहिर है उस वक्त जब ये 2 साल पहले फैसला हो रहा था, उस वक्त क्या अपडेट्स आ रही थी कि क्यों फैसला, नुकसान तो कोयटा की हुआ है इस पर? देखिए, आजम जब पहले सेलेक्ट हुए थे तो उस वक्त ये बड़ा इल्जाम लगाया गया था मोइन खान के ऊपर कि जी ये मोइन का बेटा है, मोइन कोच है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो इसको चांस दे दिया गया।
तो इस वजह से आई थिंक मोइन ने फिर सही फैसला किया कि यार बेहतर ये है कि इसको क्वेटा से दूसरे फ्रेंचाइज में भेजा जाए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड वेरी मतलब सेंसिबल, उन्होंने टैलेंट देखा आजम में, उन्होंने पिक किया। देखिए आजम एक ऐसा टैलेंट है जिसको बेसिकली हमने सही अभी तक इस्तेमाल किया नहीं है T20 में। मुझे याद है कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट का अंडर-19 का मैच हो रहा था नेशनल बैंक पे, तो मैं गया था, ऐसे ही मैं नेशनल बैंक गया तो वहां देखा तो ये बच्चा बैटिंग कर रहा था आजम। इसको मैं जानता था कि मोइन का बेटा है। इसने उस दिन 100 किए, तो मैंने उस दिन मोइन को कॉल की इमीडिएटली, और मैंने मोइन ने कहा खैरियत वहीद भाई, तो मैंने कहा यार सिर्फ ये कहना था कि तुम्हारे बेटे में तो बड़ा टैलेंट है भाई, बहुत अच्छी से बैटिंग की। तो मोइन बड़ा खुश हुआ, कहला यार थैंक यू वहीद भाई आप ये कह रहे हैं। इस लड़के में हमेशा टैलेंट रहा है पावर हिटिंग का, ठीक है, लेकिन इसके वजन को लेके इश्यूज बनाए गए, इसका क्योंकि मोइन का बेटा है उसको लेकर इश्यूज बनाए गए, इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन कल इसने मतलब फिर साबित किया कि भाई इसमें टैलेंट है, और ही इज वन एग्जाम्पल। देखें आप, ये प्राइम एग्जाम्पल है तला कि हम किस तरह से अपने क्रिकेट सेटअप में हम ग्रूम नहीं करते टैलेंट को बराबर, या हम टैलेंट को वेस्ट करते हैं। आजम खान को चंद एक मैचेस खिलाए गए पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद जो है इसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। इस बेचारे को वर्ल्ड कप 2021 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूड किया गया इनिशियली, जैसे ही रमीज राजा ने टेक ओवर किया चेयरमैन सितंबर 2021 में, तो इसको जो है जो चेंजेस हुए टीम में, इसको ड्रॉप कर दिया गया। तो आई थिंक अब वक्त है कि आजम खान जैसे प्लेयर जो है इनको यूटिलाइज किया जाए और इनको इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज ही प्लेड ब्रिलियंटली यस्टरडे। मतलब जो उसका पावर है उसकी हिटिंग में, और मतलब ठीक है T20 में आप हर वक्त रन नहीं कर सकते, लेकिन ही इज अ मैच विनर यार, ही इज अ पोटेंशियल मैच विनर। तो ऐसे मैच विनर को आप जाया नहीं करते कभी भी। अच्छा, आज जैसे आप भी कह रहे हैं ना, वो खुद भी उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान में एक फॉर्मर क्रिकेटर का बेटा होना बहुत नुकसानदेह, बहुत तनकीद आप पे की जाती है। तो आपको नहीं लगता कि हमें बज़ाहिर खुद भी, हम भी मीडिया के पर्सन हैं, तो हमें खुद भी इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, जैसे आज आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपने बताया कि जब वो उसने उस वक्त सेंचुरी स्कोर की थी नेशनल बैंक में खेलते हुए, तब भी आपने अप्रिशिएट किया था, तो इस चीज़ को भी, रवायत को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान परफॉर्म कर रहा है, जैसे आज कल भी उन्होंने परफॉर्म किया, तो इट्स टाइम फॉर टू अप्रिशिएट दैट परफॉर्मेंस, और फिर उनको नेशनल टीम में भी लाया जाए। नहीं, जनरली ये तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट में कि अगर किसी क्रिकेटर का बेटा या कोई भी रिश्तेदार आता है तो उस पर उंगलियां उठती है। जैसे जब इमाम आया, इमाम तो चीफ सेलेक्टर थे, इमाम को लाया गया टीम में तो उंगलियां उठी, और भी ऐसे बड़े केसेस है। अच्छा, बहुत सारे इनमें से ऐसे रहे, जैसे अगर आप देखें मुदस्सिर नजर था, नजर मोहम्मद के बेटे थे, शोएब मोहम्मद थे जो कि हनी मोहम्मद के बेटे थे। ये सारे के सारे जो है टैलेंटेड थे, सबने अपने आप को प्रूव किया। मसला ये है कि कभी कभार जो है ना आपको ये भी होता है कि फेवर मिलता है प्लेयर को, अगर वो किसी का क्रिकेटर का बेटा है, किसी का मतलब भांजा है, भतीजा है, फेवर भी मिलता है उसको, वो फेवर मिलता है, वहां पर फेवर उसको मिलता है जहां पर दूसरे प्लेयर्स को शायद ना मिले। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से बातचीत हमेशा होती है। लेकिन आई थिंक आजम खान का ज्यादा ताल्लुक है, इमाम का ज्यादा ताल्लुक है, ये सारे वो प्लेयर्स हैं यार, आई थिंक जो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके मतलब नेफ्यूज हैं, किसके बेटे हैं, इनमें अपना टैलेंट है। और अगर किसी मतलब क्रिकेटर के बेटे में, नेफ्यू में, रिश्तेदार में टैलेंट है तो बिल्कुल उसको आगे आना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अब जब नेशनल टीम से मोहम्मद हफीज़ साहब जब रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया, तो एक वो खला आया है, उसके बाद हम देखते हैं कि शोएब मलिक ज़ाहिर है वो ड्रॉप आउट है, उसके बाद खला। तो अब बीच में कहीं मिडल ऑर्डर में अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि T20 में आजम खान इज़ अ नीड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल है, ऑप्शन अब आपके पास है, क्यों नहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं आप उसको T20 में। देखें T20 तो वैसे भी एवरी डे, एवरी मैच दैट इज प्लेड, एक हम एवोल्यूशन देखते हैं T20 क्रिकेट में, चेंज होती जा रही है T20 क्रिकेट, बहुत ज्यादा अब स्ट्राइक रेट हाई होता जा रहा है प्लेयर्स का। तो आई थिंक बिल्कुल आजम खान इज वेरी मच देयर। देखें आसिफ अली जिसने कल 40 कुछ किया है, उसको आपने बहुत चांसेस देके देख लिए, तकरीबन 50 इंटरनेशनल मैचेस वो खेल गया पाकिस्तान से, लेकिन उस तरह से वो नहीं मतलब डिलीवर कर पाया जैसे वो उससे उम्मीद थी। तो आई थिंक जिन प्लेयर्स को आपने चांस दे दिया है, ठीक है, अब आप दूसरों को चांस दे। आजम खान इज देयर, गिव हिम अ चांस। एज फार एज हिज फिजिक इज कंसर्न, देखिए ये ऐसे ही रहेगा हमेशा। कुछ प्लेयर्स होते हैं बेचारे जिनकी फिजिक हमेशा ऐसी, आपको लगता है कि वो ओवरवेट है या वो ऑन द हैवी साइड है, लेकिन एज लॉन्ग एज ही इज, देखिए ही आल्सो कीप्स, ये भी आप ध्यान में रखें, कीपिंग भी कर रहा है वो इस्लाम यूनाइटेड के लिए। तो अच्छी कर रहे हैं, कीपिंग कर सकता है 20 ओवर, अगर वो 20 ओवर कीपिंग कर सकता है, उसका इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, देन ही इज फिट, ही इज मैच फिट यार। फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं उसके मतलब वजन पे और उसके लुक पे? ही इज फिट, देन प्ले। ही इज फिट एंड ही इज प्लेइंग रियली वेल एज वेल। विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे नेक्स्ट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स एज वेल, क्योंकि दोनों बॉटम ऑफ द टेबल पे मौजूद हैं, पॉइंट्स टेबल पे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम पीएसएल से मुतालिक तो बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो आज इम्पॉर्टेंट खबर आनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पंजाब हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार था, उससे मुतालिक वहीद खान साहब के पास भी अपडेट्स आ रही हैं। वहीद भाई, क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? क्या कराची मुंतकिल होने का इम्कान है मैचेस का, या जहाँ हैं लाहौर में पिंटी में वहीं होंगे मैचेस? नहीं देखे वो ये खबरें चल रही थी कि 25 करोड़ पे राजी हो गई है, मतलब पीसीबी पे करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने कंफर्म किया तो वो कह रहे नहीं, ऐसा कोई अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। पीसीबी अभी अग्री नहीं हुई है कोई पैसे देने को पंजाब गवर्नमेंट को फॉर सिक्योरिटी प्रोविजन। लेकिन देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पीएसएल है, ये बेसिकली इसको तो फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वीवीआईपी स्टेटस दिया हुआ है, प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का स्टेटस दिया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट ने। तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेटस दे दिया है तो फिर पंजाब गवर्नमेंट मतलब ये डिमांड कहां से लेके बैठ गई? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट वाले ये तो सब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ना। तो आई थिंक अगर पीसीबी चाहे, अगर पीसीबी इस चीज को लेके चले कि ये मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने वीवीआईपी स्टेटस दिया हुआ है फॉर सिक्योरिटी प्लेयर्स एंड ऑल, तो बिल्कुल कर सकती है। मतलब लाहौर में भी और पिंडी में भी कोई रोक, मेरे ख्याल से तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन पर्सनली आई फील कि ये नहीं करना चाहिए, पीसीबी को पैसे नहीं देने चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को किसी सूरत भी, क्योंकि तला अगर आज दे देंगे ना तो फिर ये रीत बन जाएगी। फिर कल कराची वाले भी सिंध गवर्नमेंट भी मांगेगी कि हमें पैसे दें। तो अगर आप अपने इतना, वैसे ये टूर्नामेंट कोई फाइनेंशियली कोई इतना कैसे बोलते हैं प्रोडक्टिव नहीं है फ्रेंचाइजीज के लिए, साफ सीधी बात है। तो उस पर अगर आप इतना पैसा मांगेंगे तो भाई फिर कहां से पीएसएल हो सकेगा? तो आई डोंट थिंक पीसीबी को बैक डाउन करना चाहिए, पीसीबी को बिल्कुल चांस रखना चाहिए। बुरे से बुरा अगर वक्त आए तो यही फिर आप कराची में कराएं। आप इवन आप नया स्टेडियम हैदराबाद में करा लें, जाके उसको रिवाइव करें स्टेडियम को, 4-5 दिन में तैयार हो सकता है। वहां पर मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत क्राउड आएगा नया स्टेडियम हैदराबाद में, वहां लाइट्स भी लगी हुई है, सब कुछ है। तो आई थिंक अगर ना हो लाहौर में तो फिर कराची में आप करा लें। हाँ, ये जरूर है कि आपको क्राउड पार्टिसिपेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि कराची में क्राउड नहीं आके दे रहा, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अफसोस होता है देखकर, क्योंकि इतना बड़ा शहर है कराची, इतनी पॉपुलेशन है, और उसमें भी अगर लोगों के पास 30,000 लोग अगर टाइम निकाल के नहीं आ सकते अपनी टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर क्या कह सकते हैं? लेकिन इंटरनेशनली भी तो पंजाब हुकूमत की इस डिमांड पर जगहसाई हो रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है, नुकसान तो ओवरऑल पाकिस्तान को हो रहा है। और अब तो ये भी खबरें आ रही थी कल के, अगर नेशनल स्टेडियम कराची मुंतकिल होते हैं पीएसएल के मैचेस, तो न्यूजीलैंड की सीरीज के मैचेस कराची मुंतकिल हो जाएंगे। तो इंटरनेशनली भी ये बिल्कुल ये इशू है, और ये एक ऐसा इशू है जो कि बिल्कुल सॉर्ट आउट होना चाहिए परमानेंटली। ये मुझे नहीं पता कि ये क्या सिलसिला बना है। देखे, पीसीबी वैसे भी यार पीएसएल कराती है या इंटरनेशनल मैचेस वगैरह कराती है तो वो टैक्सेस वगैरह देती है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है क्योंकि फ्री फंड वो करा रहे हैं। पीएसएल में कोई 70-80 करोड़ के जीएसटी के मद में टैक्सेस जाते हैं गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को। तो ये कोई तरीका नहीं है यार कि आप मतलब, पहले आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने 90 करोड़ की डिमांड की थी सिक्योरिटी के लिए जी, उसके बाद उसको कम करके 45 करोड़ की। अगर आप 90 और 45 करोड़ देना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट को सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो भाई फिर कैसे काम चलेगा? और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की। आप फेडरल गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई थी कि भाई टीमों को बुलाओ, टीमों को बुलाओ, टीमों को बुलाओ। जब टीमें आना शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान, जब यहाँ पर पीएसएल पूरा हो रहा है, मतलब इतने पैसों पे अगर पीसीबी ने 45 करोड़ देने हैं पंजाब गवर्नमेंट को, तो पीसीबी इन पैसों से तो भाई फिर यूएई में करा ले टूर्नामेंट, पूरा आराम से हो जाएगा। आप इतने सालों से मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप रिपोर्टिंग भी करते आए हैं, होस्टिंग भी करते आए हैं भाई। तो गवर्नमेंट कह रही है जी भाई, मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा हूं कि आपने कभी हिस्ट्री में इस तरह का होता हुआ देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूबाई हुकूमत को पे किया है? पीएसएल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। और देखें, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी पाकिस्तान इज सेफ फॉर इंटरनेशनल मैचेस, पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, और वहां पर फिर कह रहे हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट कह रही है जी हमें 45 करोड़ दो, ये 25 करोड़ दो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो भाई फिर ये क्या तरीका है? तो आई थिंक पीसीबी नीड्स टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस। नजम सेठी ने सही स्टैंड लिया है, और बिल्कुल एक पाई पैसा नहीं देना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट। उम्मीद है कि मामला तय आ जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो जहाँ मैचेस स्केड्यूल्ड हैं, जैसे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में या गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो वहीं पे मैचेस भी होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं वहीद भाई। कामरान अकमल साबिक विकेट कीपर बैटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने हाल ही में एक निजी टीवी चैनल पर बयान दिया कि अगर भारत एशिया कप में पाकिस्तान का दौरा नहीं करता, पाकिस्तान नहीं आता, तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को भारत नहीं जाना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा वैसे मुमकिन है कि विदाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप? यार इस पे तो तला मैं इतना कहूंगा कि कामरान अकमल का जो काम है वो करे यार। वो नेशनल सिलेक्टर है ना यार, जूनियर सिलेक्शन हेड है, वो नेशनल सिलेक्टर है, तो अपनी सिलेक्शन पे ध्यान दे। उनका क्या लेना देना इस चीज से कि हम इंडिया जाए या इंडिया जाए? ये पीसीबी का काम है ना यार। हमारे क्रिकेट में ये बड़ा मसला है,
जिस हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को ये बड़ी बीमारी है बोलने की। वो भाई जिस चीज में आपका लेना देना नहीं है, आपका डिसीजन नहीं है, आप क्यों टांग उड़ा रहे हो उस मामले में यार? आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप क्यों मशवरे दे रहे हो पीसीबी को? पीसीबी में क्या मतलब पागल लोग बैठ के चला रहे हैं पीसीबी को? नजम सेठी को नहीं पता, उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि किस तरह क्रिकेट को चलना है या हमने किस तरह डील करना है, मतलब पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटिंग मामला को। हु द हेल इज कामरान अकमल यार? अभी तो कोई सिलेक्शन की नहीं है उसने, अभी कोई उसका काम शुरू नहीं हुआ है और वो चले बताने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये बस यार हमारे वहां ये बड़ा हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला है भाई। जो आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करो यार। अब दूसरे का जो काम है उसको अभी ओहदा संभालने के बाद, अभी जब पीएसएल शुरू हुआ है ना वहीद भाई, जब ओहदा संभालने के बाद पीएसएल शुरू हुआ है तो फिर पीसीबी से भी उन्होंने माजरत कर लिया। पीएसएल के बाद दोबारा वो ज्वाइन करेंगे जूनियर सिलेक्शन कमेटी को। तो मतलब अभी तो कोई ओहदा नहीं है उनके पास पीसीबी का, फिर भी वो मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान। ओहदा नहीं उनके पास यार। कला एक तो आप भी जो है ना मतलब अपना होमवर्क किया करें यार। मुझे प्रोडक्शन टीम ने भी तस्दीक किया कि यार आप ये बताएं। अरे भाई मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो पहले यार। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के उस वक्त कंफ्यूजन हुआ था जब उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड बनाया था, उस वक्त कंफ्यूजन हुआ था। उसके बाद फिर प्रॉपर पीसीबी ने अनाउंस की सीनियर सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी में, और उसमें सीनियर सिलेक्शन कमेटी में ही इज अ मेंबर विद हारून रशीद, यासिर हमीद एंड मोहम्मद समी, और जूनियर सिलेक्शन कमेटी का ये हेड है यार कामरान अकमल। कैसे आप कह रहे हैं कि वो नहीं है उसमें सिलेक्शन कमेटी सिलेक्टर? अच्छा अभी वो तब तक माजरत कर रहे हैं जब तक टीवी पे बैठ रहे हैं ना, वो तब तक उन्होंने माजरत की है भाई। प्रोडक्शन टीम मेरी तस्दीक कर रही थी कि आप ये बात करें। अनाउंस हो चुका है यार, ठीक है। ही हैज बीन अनाउंस्ड एज द नेशनल सेलेक्टर। पीसीबी की प्रेस रिलीज आ चुकी है। वो उन्होंने इजाजत दी है पीसीबी से चैनल पे बैठने की, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास ओहदा है सेलेक्टर का, और वो ओहदा उसी वक्त शुरू हो गया जिस पर पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। जब एक अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो बंदा उस ओहदे पे आ जाता है। ठीक है। लेकिन आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि वो ओहदा उनको ये इजाजत नहीं देता कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बोले कि भाई आप नेशनल टीम ना भेजें वर्ल्ड कप में वहां भारत। भाई अरे यार भाई, तो यही तो बात मैं कर रहा हूँ ना। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि एक सिलेक्टर का क्या काम है ये बात करने का यार। मतलब आप इवन एक फॉर्मर प्लेयर का क्या काम है यार ये बातें करने का? लीव इट अप टू द पीसीबी का काम है ये चीज डिसाइड करना कि हम टीम भेजे या ना भेजे। और कोई इतना आसान है यार? ये क्या इन्होंने मजाक इसको क्या हलवा समझ रखा है कि आप कहेंगे नहीं हम नहीं जा रहे इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए? अबे भाई ऐसे नहीं होता यार रियलिस्टिक वर्ल्ड में। आपका आधा क्रिकेट बोर्ड, आपका आधा क्रिकेट सिस्टम आईसीसी के शेयर्स पे चलता है यार। क्या बातें ये लोग करते हैं? वो ठीक है जज्बाती हो जाना, वक्ती तौर पे इमोशनल हो जाना, पैट्रियोटिक हो जाना, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप बैठ के हाइंडसाइट में रियलिस्टिकली देखें चीजों को तो ऐसा नहीं है यार। आपको पैसों की जरूरत है आईसीसी से यार। आप वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे तो आपका कोई 10-15 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होगा। कहां से चलेगी भाई? आप तो आईसीसी की आपके आधी इनकम पीसीबी की आईसीसी शेयर से आती है यार। ये क्या बात है ये बैठ के कर रहे हैं? बात ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये सिंपल सी बात है भाई। देखें ये एक मसला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का मसला है। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट खेले ना खेले, ठीक है, ये कोई आज का नहीं है, ये काफी सालों से चल रहा है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट यार। अगर इंडिया कहता है हम नहीं आते, उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, तो आप जबरदस्ती नहीं उनको कह सकते कि आओ। और ये कोई उसका सोल्यूशन नहीं है कि हम नहीं जी हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए। मैं कहता हूं अगर इतना तप्पड़ है तो ठीक है, फिर एशिया कप भी मत जाओ, फिर एशिया कप भी मत खेलो। कहो कि हम नहीं खेलते एशिया कप। एशिया कप में भी ये है कि जब तक के इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे एशिया कप के अंदर कम से कम 2, तो ब्रॉडकास्टिंग के पैसे नहीं मिलेंगे एशिया क्रिकेट काउंसिल को। तो भाई अगर तप्पड़ है तो फिर करो। अभी मार्च में हमें पता चल जाएगा ना यार। मार्च में भी आईसीसी की मीटिंग के साइडलाइंस पे एसीसी की मीटिंग है, हमें पता चल जाएगा हम स्टैंड करते हैं। और आप इसी प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुके हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान भारत का मैच होगा तो ही ब्रॉडकास्टर्स जो है, मतलब उनकी डिमांड होती है कि पाकिस्तान भारत का मैच पैसे देंगे। बिल्कुल। देखिए तरीका ये है कि अगर इंडिया नहीं आता ठीक है, कोई मसला नहीं है ना, इंडिया कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इंडिया को अपने मैचेस खेलने दें यूएई में, खेल लो अपने मैचेस यूएई में। अगर फाइनल भी होता है, इंडिया फाइनल में आता है, कराए आप यूएई में फाइनल। लेकिन जो बाकी मैचेस हैं, चाहे अफगानिस्तान से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है, वो तो आप पाकिस्तान में कराएं। मतलब आप क्यों अपना होस्टिंग राइट छोड़ रहे हैं यार? देखिए ये मसला आज का नहीं है, ये मसला चलेगा इवन आगे चल के। आपको मुश्किल आनी है 2025 की जब आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जाएंगे, उधर भी ये मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन वो क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, ठीक है, एज पर मतलब अग्रीमेंट, तो फिर 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी फिर इंडिया नहीं विड्रॉ कर सकता चैंपियंस ट्रॉफी से। देखिए एशिया कप और आईसीसी इवेंट में फर्क है। एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, रीजनल इवेंट है। आईसीसी का इवेंट एक वर्ल्ड इवेंट होता है। तो अगर आप वर्ल्ड कप में गए इस साल इंडिया खेलने, तो इंडिया को हर सूरत में आना पड़ेगा पाकिस्तान खेलने के लिए आईसीसी। तो ये मैसेज सही है, ये मैसेज देना चाहिए और वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब आज गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम से ही। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
Hot, hot.